हाँ जी दोस्तों। और कल हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जो कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं जिनको हमें रिवीजन में ज़रूर ही करना है। अब अभी आज की जो वीडियो है वो पेपर वन जीके के लिए है, जिसमें हम रिवीजन में ये बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो बिल्कुल हमें पढ़ के जाने ही जाने हैं, बिल्कुल उन्हें स्किप नहीं करना है। ज़्यादा बेहतर तरीका तो आप जानते हैं कि यह रहता है कि हम सारे टॉपिक्स पर अपनी अच्छी कमांड हो, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको अपन स्पेशल एम्फेसाइज करके देख सकते हैं और वहाँ से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इवन सवाल आते भी हैं। तो आज सीधी बात उन टॉपिक्स पे करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, राजस्थान के इतिहास से सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो राजस्थान के इतिहास में जब अपन स्टार्ट करेंगे तो अपन को प्राचीन सभ्यताएं ये देख के जानी ही जानी हैं, इनका कोई अल्टरनेट नहीं होगा, ये अपन को देखनी है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद चौहान में अजमेर और जालौर के चौहान आपको स्पेशली देख के जाने। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, हालांकि और भी हैं, रणथंभौर वगैरह से भी सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाने। हालांकि ये दो तीन ही हैं तो आप अच्छे से याद करके जा सकते हो। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ये है, जितने भी जो साके हुए हैं, जौहर हुए हैं, उनके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स भी आप याद करके जाएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो इन पर सैन्य अभियान किए हैं उनका क्रम, तो एक एक के जो सैन्य अभियान हैं उनका क्रम भी याद करेंगे, सैन्य अभियानों का क्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी बार पूछते भी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सांगा, प्रताप और राज सिंह। सांगा के बारे में ज़्यादातर जो फैक्ट आते हैं वो ज़्यादातर खानवा का उसके जो युद्ध हैं उनके, खानवा का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, बयाना का युद्ध, इनके बारे में पूछ लेता है। तो ये आपको राणा सांगा के युद्ध आपको याद रखने हैं। और इसमें ये और पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में कौन कौन उसके साथ थे, स्पेशली इम्फेसाइज करना है। और राणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा उसमें उसके साथ साथ कौन थे, क्योंकि उसमें कई नाम एक जैसे होते हैं। और कौन सांगा और प्रताप के राज चिन्ह धारण करके लड़ा, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं राणा राज सिंह के बारे में बात कर लेता हूँ। तो राज सिंह के बारे में जो सबसे फेमस कहानी है वो एक तो हाड़ी रानी की जो कहानी है, जो कि उसका सेनापति था, उसकी पत्नी थी, राज सिंह के सेनापति की पत्नी थी। और तो उसकी जो एक कहानी है वो आपको याद रखनी है। और राज सिंह का जो औरंगजेब के साथ जो भी प्रतिरोध चले, जैसे जजिया कर का उसने विरोध किया था राज सिंह ने, और बाकी का चारुमती के, जब चारुमती को विवाह करके राज सिंह लाता है तो औरंगजेब उससे विवाह करना चाहिए। औरंगजेब जो राज सिंह का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको याद रखना है। मान सिंह और राय सिंह के बारे में जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो इनके सैन्य अभियानों को लेकर, क्योंकि इनके ये अकबर के सेनापति रहे मान सिंह और राय सिंह। तो इन्होंने कौन कौन से सैन्य अभियान किए इसके बारे में भी बहुत हद तक सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से करेंगे, इसके सैन्य अभियानों पर स्पेशली फोकस करेंगे। किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो इसमें बिजौलिया, बेंगू और शेखावाटी से, बिजौलिया से ज़्यादातर इसके चरणों को लेके सवाल आते हैं, किन्होंने नेतृत्व किया इसको लेके सवाल, और किन किन समाचार पत्रों से इनके मतलब इनसे रिलेटेड यदि इनकी सूचनाएं किन्हीं समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं तो वो समाचार पत्र भी हमको याद रखने हैं। और किन किन्हों ने इसका नेतृत्व किया ये भी अपन को याद रखना है। और शेखावाटी किसान आंदोलन में ज़्यादातर जो अखिल भारतीय जाट महासभा का जो पुष्कर अधिवेशन है उसके बारे में सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक जो कठरातल का सम्मेलन है उसके बारे में, और जो भी प्रमुख हत्याकांड हुए हैं या फिर जो भी और कांड हुए हैं वो आपको याद रखने हैं, चाहे तो वो बिजौलिया में हुआ हो कोई, या फिर बेंगू में हुआ हो, या फिर और भी जनजातीय आंदोलन जो है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, जनजातीय आंदोलनों में भी प्रमुख रूप से जो है हत्याकांड पूछे जाते हैं। तो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन जो है, इनमें भी जो प्रमुख कांड हुए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। किसमें? प्रजामंडल से और जनजातीय आंदोलन से, इन और किसान आंदोलन, इनमें भी कोई भी यदि कोई कांड हुए हैं या प्रमुख कोई संस्थाएं बनी हैं तो उन पे अलग से फोकस करना है। आप एक जगह लिख लें, यदि कोई संस्था वगैरह बनी है तो उनको एक जगह लिख लें। कोई समाचार पत्र, जैसे प्रमुख समाचार पत्र जो प्रकाशित हुए हैं उनको एक साथ लिख लें। और प्रजामंडल आंदोलन के समय जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं उनकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है, तो उनको पूछने के चांसेस और रहते हैं। राजस्थान के एकीकरण की तिथियां बिल्कुल चरण वाइज आपको याद होनी चाहिए, और प्रत्येक चरण का अध्यक्ष और मंत्रिमंडल, क्योंकि पिछले 2-3 बार से मंत्रिमंडल के बारे में सवाल पूछ रहा है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का 29 जनवरी
2023 को लगा हुआ पेपर हो, या फिर जो दिसंबर 24 में जो एक पेपर संस्कृत शिक्षा विभाग का लगा था, उसमें भी मंत्रिमंडल को लेके सवाल आए हैं कि कौन मंत्रिमंडल में नहीं था। तो ये मंत्रिमंडल आप जरूर याद रखें। पहले मंत्रिमंडल का इतना नहीं पूछा जाता था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन आजकल मंत्रिमंडल पे भी वो फोकस करने लग गए हैं, तो आप इसको याद रखें। तो ये राजस्थान के इतिहास के वो टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से देख के जाने, रिवीजन में इन पे ज़्यादा फोकस करना है, इसका मतलब ये है। अब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपन चलते हैं। तो देखिए, लोक देवताओं से सवाल तो खैर पूछे ही जा रहे हैं कुछ दिनों में, लेकिन लोक देवियों के बारे में भी आप याद रखें। और लोक देवियों के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस लोक देवी का मंदिर कहाँ पे है। तो आप लोक देवियों को ऐसे याद रखेंगे। और लोक देवताओं की यदि मैं बात करूँ तो लोक देवताओं के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा जो है डीप फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। तो लोक देवताओं में आप बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे बिल्कुल कि और ज़्यादातर जो हैं, जो लोक देवता जिनके बारे में बात हो रही है, वो 3-4 लोक देवता हैं जिनको उसने बहुत ज़्यादा फोकस में ले रखा है। और वो कौन कौन से लोक देवता हैं देख लेते हैं। वो एक हैं अपने वैसे तो जो पंचपीर में जो लोक देवता आते हैं केवल उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, और जो कि हैं अपने पाबू जी, एक हैं हड़बू जी, रामदेव जी, और पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी। इनके बारे में तो आपको बहुत डीपली स्टडी करके जानी है। पाबू जी के बारे में, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, इनके बारे में सारी चीज़ें, इनके पुजारी कौन होते हैं, कि क्या इनके भक्तजनों को कहते हैं, कौन सा नृत्य किया जाता है, या फिर इनसे संबंधित और कोई फैक्ट हो। और और जो हैं, जैसे किसने गोरक्षार्थ बलिदान किया था, किसकी पत्नी सती हुई थी, ऐसे कुछ, मतलब इन पे आप PYQs देख के जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको लोक देवियाँ तो देखनी है, उनके मंदिर के बारे में देखना है कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं। ज़्यादातर मंदिरों से सवाल आते हैं। लोक देवियों के तो मंदिरों से सवाल आते हैं ज़्यादातर, या फिर लोक देवी का कोई उपनाम हो, या फिर विशेष कोई बात के लिए वो लोक देवी जानी जाती है, ये चीज़। और लोक देवताओं के बारे में जो ये 5 हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, पंचपीर बोलते हैं, इन पंचपीरों के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करके जानी है। चित्रकला में यदि हम बात करें तो ज़्यादातर चित्रकला में प्रमुख चित्रकारों के नाम अक्सर कर पूछता है, लेकिन नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और कोटा और बूंदी शैली, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि नाथद्वारा शैली को किसने क्या कहा, देवगढ़ शैली को किसने, छोटी छोटी बातें इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। कोटा और बूंदी शैली के जो प्रमुख चित्र हैं या चित्रकार हैं वो, और प्रमुख चित्रकारों के नाम सभी शैलियों के प्रमुख चित्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं ये। और महिला चित्रकार जितनी भी हुई हैं, जैसे नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार हैं, एक अजमेर शैली में महिला चित्रकार हैं, वो आपको नाम याद रखना है। जैसे नाथद्वारा शैली में कमला इलायची हैं, और जो अजमेर जो शैली है उसमें उसना और साहिबा, 2 महिला चित्रकारों के नाम मिलते हैं। तो वो आपको याद रखने हैं कि किस शैली के हैं। और यदि उन्होंने कोई विशेष चित्र बनाए हैं तो उनके बारे में भी आप सर्च करके थोड़ा सा पढ़ लेना, यदि उन्होंने कोई विशेष चित्र बनाए हों। मंदिरों की बात करें, मंदिरों से सवाल अक्सर कर पूछे जाते हैं, और गुप्तकालीन, गुर्जर प्रतिहार, महामारू शैली के मंदिरों, भूमिज शैली के मंदिरों को पूछने का ज़्यादा ट्रेंड रहता है, क्योंकि हम इनको अक्सर कर क्या है कि स्किप करके जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। मैं पिछले कुछ सालों से जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम पेपर देख रहा हूँ तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई गुप्तकालीन मंदिर या गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर, ऐसा करके कोई ना कोई मंदिर मिलता है। अब आप आभूषणों पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाएं। आजकल बड़े सिंपल आभूषण पूछे जा रहे हैं जो अपन लगभग पढ़ते रहते हैं, उन्हीं में से कोई ज़्यादा मतलब ऐसे टिपिकल पूछा नहीं है पिछले कुछ पेपरों का यदि ट्रेंड देखें तो। वस्त्रों के बारे में तो वस्त्रों को आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, कोई ना, लेकिन आभूषण आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। रीति रिवाज, स्पेशली विवाह और मृत्यु के रीति रिवाज, आजकल ट्रेंड में विवाह के रीति रिवाज चलते हैं। पिछले RPSC के जो 5-6 क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें विवाह के रीति रिवाज बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और बड़े सिंपल पूछे गए हैं। आप PYQs देख के जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अपन को विवाह और मृत्यु के जो रीति रिवाज हैं उन पे विशेषकर क्या करना है, फोकस करना है। आगे चलते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में यदि हम बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेशों में हमको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छे से याद करनी ही हैं। अरावली की चोटियाँ याद करनी है, बरखान के प्रकार याद करने हैं। इनको भले ही एक पेज में आप लिख लें,
क्योंकि एक पेज को इसको आप रिवाइज करोगे ना तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। भालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र क्या है, इसके बारे में काफ़ी पूछ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार होता है और इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कोई खनिज वगैरह कुछ भी ऐसे पूछता है। प्रमुख नदियाँ और प्रमुख नदियों के जो मैदान पड़ेंगे, चाहे वो लूनी बेसिन हो, चाहे माही बेसिन हो, या फिर बनास बाणगंगा बेसिन हो, या फिर चंबल बेसिन हो, उनमें जो प्रमुख मैदान जो पड़ रहे हैं उनके नाम स्पेशली आपको याद रखने, और भौतिक प्रदेशों के बनने का क्रम है वो भी आपको याद रखना है। अरावली के बारे में थोड़ा ये याद रख लेना है कि ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, इसके समकक्ष पर्वतमाला कौन सी है, ये किस युग में बनी है, ऐसे पूछ लेते हैं। और इनसे यही इंपॉर्टेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और जहाँ पे सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये भौतिक प्रदेशों में आपको ये चीज़ें बड़ी एम्फेसाइज करके पढ़नी है और याद करनी ही है। जलवायु में वर्षा रेखाओं से और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से सवाल आते हैं, तो आप जान कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तो आप याद ही करके जाओगे। थॉर्नवेट का नहीं हो, ट्रिवार्था का नहीं हो, कोई इशू नहीं है। और इसमें सारी चीज़ें जो है BSSW, BWSW, CWG, EW ऐसे करके जो भी इसके जलवायु वर्गीकरण है, कौन कौन से ज़िले उसमें आते हैं, कैसी वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है, और जो वर्षा रेखाएं हैं उनके बारे में भी आप सवाल करके आओगे, क्योंकि वर्षा रेखाओं के बारे में सवाल पिछले 2-1 बार से बहुत पूछा जा रहा है। अपवाह तंत्र नदियों के बारे में बात करें तो ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं नदियों के उद्गम स्थल से, सहायक नदियों के नाम और प्रमुख क्रेटर झीलों से। तो आप नदियों के उद्गम स्थल सुमेलित करवा लेता है, नदी सहायक नदियों के नाम सुमेलित करवा लेता है, अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इनको जरूर याद करके जाएंगे। इनको तो याद करके जाएंगे, आपको परियोजना याद हो नहीं हो वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर, मतलब ज़्यादा बड़ा इश्यू उसका नहीं है, लेकिन नदियों से सवाल अधिकतर यहाँ से आते हैं। वन संपदा की बात करें तो वनावरण के अनुसार जिलों का क्रम और वनों के प्रकार। अभी जो IFSR रिपोर्ट आई है, ISFR जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसकी रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है पूरी राजस्थान के बारे में कि कैसे वन यहाँ पे ज़्यादा हैं, कम हैं, प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन से वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको वनों के प्रकार में देखना है। वन्यजीव संरक्षण की बात करें, ज़्यादातर सवाल चर्चित अभ्यारण्यों से आते हैं, तो आपको चर्चित जो अभी अभ्यारण्य चल रहे हो या फिर कोई टाइगर रिजर्व वगैरह हो उनके बारे में आपको ज़रूर, और फिर रामसर साइट्स जो भी हैं उनसे भी सवाल यहाँ पूछता है, रामसर साइट्स से। ठीक है, तो आप रामसर साइट्स को भी याद करके जाओगे। कृषि के बारे में बात करें तो प्रमुख कृषि फसलों की नस्लें, इन पे ज़्यादातर सवाल आते हैं और इनको छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से याद करके जाना है इनको, जिसमें स्पेशली जो नस्लें पूछता है, एक तो कपास की नस्लें यहाँ पे बहुत पूछता है, एक यहाँ पे गेहूं की नस्लें पूछता है, एक मक्का, ये कुछ फसलें हैं, इनकी तो आपको नस्ल रट ही लेनी है, कपास, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, ये आपको रट लेने हैं। और यदि मैं बात करूँ कृषि के बारे में थोड़ा सा, तो जो आजकल ग्रीन जो पेट्रोलियम है, जैसे जेट्रोफा हो गया, होहोबा या जोजोबा हो गया, वो उससे संबंधित भी सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। पशुधन की बात करें तो आपको नस्लें बिल्कुल ठोक के याद कर लेनी ही है कि कौन सी नस्ल किसकी है। यदि उसका कोई उपनाम है, भेड़ हुई, बकरी हुई, गाय हुई, भैंस हुई, इनके सवाल ज़्यादातर पूछ रहा कि कौन कौन सी नस्लें यहाँ पे हैं। ज़्यादातर सवाल नस्लों से आते हैं और वो नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए और आपको ये याद रखना है। बाकी का आपको पशु गणना के आंकड़े ज़्यादातर याद हो नहीं हो, बहुत सालों से तो पशु गणना का कोई सवाल पूछा ही नहीं है, ज़्यादातर नस्लों पे फोकस रहता है, तो आप ये याद रखें। और नस्लों से संबंधित यदि कोई अनुसंधान केंद्र वगैरह हैं तो वो याद कर लें। पशु गणना के आंकड़े यदि आप याद नहीं कर पाते हैं तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेके, तो इसमें RPSC, RSHRC, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और सिंपल क्वेश्चन होता है और आप जरूर उसको करके आ सकते हैं। राज्यपाल जब आप पढ़ रहे हो तो उसके पद की शर्तें, नियुक्ति की प्रक्रिया और प्रथम राज्यपाल जो हैं गुरमुख निहाल सिंह यहाँ के बने थे उनके बारे में, और प्रमुख राज प्रमुख जो थे मान सिंह, उनके बारे में भी। ठीक है, और एकीकरण में जो आप पढ़ोगे वो तो है ही कि कौन कौन किस किस उस पर किस चरण पर कौन राज प्रमुख बना था। पंचायती राज प्रणाली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको पंचायती राज प्रणाली तो पूरी ही कंठस्थ करके जानी है, इसको तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि इसको स्किप करने का मतलब है कि आपके 1-2 क्वेश्चन जो उसमें आएंगे वो रह जाना, और यहाँ से सवाल 100% आता है और सिंपल सवाल होता है, आप कर सकते हो ऐसे। भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित मैंने यहाँ पे उन टॉपिक्स को यहाँ पे हाईलाइट करने का प्रयास किया है जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनने के हाई प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं। तो
हम वही देखेंगे कि 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं की कौन कौन से जो विशेषताएं हैं वो हमने कहाँ कहाँ से ली हैं, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, चाहे डीपीएसपी हो, मूल अधिकार का कंसेप्ट हो, या फिर और भी जो अपन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आती हैं। संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष वगैरह, उनसे सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मूल अधिकारों में जो मैंने लिखे हैं इनको अपन एम्फेसाइज करेंगे। अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 20, 21, 22, 25, 26, 32। 32 में तो है आपके, एक तो रिट्स यहाँ पे आती हैं, और एक जो इसमें 19 है, यहाँ पे जो ये स्वतंत्रताओं के बारे में बात होती है, कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं ये, और 21 जीवन का अधिकार जो है, इसमें से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। मतलब यहाँ से सवाल आता है क्योंकि जीवन के अधिकार में काफ़ी सारे अधिकार शामिल हो चुके हैं अलग अलग कोर्ट केसेस के द्वारा, और स्वतंत्रताओं में भी अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हो चुकी हैं तो विभिन्न कोर्ट केसेस के द्वारा। तो आप इन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें। 19, 21 और 32। 20 जो है वो स्वयं के खिलाफ गवाही और उससे छुटकारा दिलाती है ये चीज़। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में बना हुआ है वो 39, 39A, 40, 45, 48, 50, 51, एक 43 और याद कर लेना। 43 के बारे में भी सवाल काफ़ी आते हैं और 48A के बारे में भी सवाल काफ़ी आते हैं, आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से, मतलब इनको तो याद करना ही है। ये वो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो याद करने ही हैं, और इससे बेहतर यदि आपको सारा कुछ याद है तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं, फिर तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाने वाला। मूल कर्तव्य आप जहाँ तक हैं याद कर लें 1 by 1, क्योंकि कई बार सीधा मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है। मैं जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहा था, यहाँ से एक सवाल आता है, मुझे याद नहीं थे क्योंकि मैं इनका रिवीजन नहीं कर पाया था ज़्यादा सिलेबस होने की वजह से, तो लेकिन आप याद करें, मैंने इनको बहुत हल्के में लिया था कि सवाल आएगा तो देखेंगे, पर छोड़ दिया मैंने वहाँ पे सवाल, लेकिन आप करके जाएंगे क्योंकि सवाल छोड़ना नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचक मंडल है, महाभियोग है, आपातकालीन शक्तियां और विधेयक संबंधी शक्तियां, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंध, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके अनुच्छेद आप प्रॉपर बियर एक्ट में से याद कर ले, जो भी इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। निर्वाचन, महाभियोग, आपातकालीन शक्तियां, विधेयक संबंधी शक्तियां और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंध। आगे चलते हैं, भारत और विश्व के भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे मोस्ट अवेटिंग टॉपिक रहता है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई क्या हम मिनिमम पढ़ के जाएं कि यहाँ से सवाल आएंगे। तो देखिए, हिमालय की चोटियों का क्रम आप याद करके जाएं, और हिमालय जो है ना उसको भी आप याद करके जाएं कि कहाँ कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय कहाँ पड़ता है, शिवालिक कहाँ पे है, ये ऐसे भी आप याद करके जाएंगे। प्रमुख नदियों की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं सीधे सीधे, तो यदि आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, यदि आपके पास नोट्स नहीं है ना, तो क्लास 9th की जो NCERT है उसमें ये अब्बा तंत्र का टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं, बहुत छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है। तो सहायक नदियाँ आपको याद करके जानी है, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाती हैं, या फिर उपनाम नदियों के पूछ लेता है। मानसून तंत्र की बात करें तो मानसून तंत्र में ज़्यादातर तो मानसून के बारे में पूछता है कि भारत में किस मानसून से कितनी वर्षा होती है क्या। तो मानसून तंत्र का टॉपिक आपको अच्छे से याद करके जाना है, जिसमें भी आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, मावट, ऐसे टाइप की जो वर्षा है, जो मतलब पूर्व मानसूनी वर्षाएं हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछता है। मानसून तंत्र में आपको इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करना है कि अरब सागर का जो मानसून आता है, अरब सागर तंत्र से, और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो कहाँ कहाँ, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो कहाँ कहाँ वर्षा करता है, बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है। और लौटते हुए जो वर्षा होती है जो तमिलनाडु में या कर्नाटक या आंध्रा के तटों पर, सॉरी कर्नाटक नहीं, आंध्रा के तटों पर और तमिलनाडु में जो बरसात होती है, लौटती हुई बरसात जो दिसंबर के आसपास होती है, कोरोमंडल तट पर जो बरसात है, वो भी आपको याद रखना है कि वो किस विक्षेप के कारण होती है, तो ये उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मानसून तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना ही करना। वैश्विक पवन तंत्रों की बात करें तो वैश्विक पवन तंत्र में ज़्यादातर हवाओं की गति पूछता है, किधर से किधर, और उसमें भी पछुआ पवनें बहुत ज़्यादा फेमस रहती हैं। उसमें भी गरजती 40, भयंकर 50, चीखती 60, इस नाम से जो हवाएं जो चलती हैं, पछुआ पवनें, उनकी क्या क्या डायरेक्शन रहती है वो पूछता है कि भाई इसकी साउथ जो गोलार्ध है उसमें क्या डायरेक्शन रहने वाली है, नॉर्थ गोलार्ध में क्या डायरेक्शन रहने वाली है। और अल नीनो और ला नीनो प्रभाव पूछता है मानसून पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद करके जाना है, पढ़ना ही पढ़ना है, और इसको आप कम समय में पढ़ भी सकते हैं, और इनसे सवाल आने के बहुत चांसेज है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। महाद्वीपों की बात करें तो जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार क्रम पूछता है, और महाद्वीपों के उपनाम ज़्यादातर ट्रेंडिंग में रहते हैं, ये चीज़ें पूछते हैं।
महासागर में क्षेत्रफल के अनुसार क्रम पूछता है, प्रमुख महासागरीय गर्त और कटक के बारे में पूछता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक हो गया, और प्रमुख जो गर्त हैं उनके बारे में भी, प्रशांत महासागर के हो गए या फिर और भी गर्त हैं, उनका कई बार ये डेप्थ के हिसाब से उनका क्रम भी जम्बा लेता है, तो ये आप देख लें थोड़ा। जल संधियाँ, जैसे आजकल हरमूज, पनामा, बेरिंग, ये जो जल संधियाँ हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये आप देख लें कि कहाँ कहाँ स्थित है। और प्रमुख जो सागर हैं, जैसे अरल सागर हो गया, काला सागर हो गया, ऐसे टाइप के जो कुछ झीलें या सागर हैं उनको भी आप देख लेंगे। ये भारत और एवं विश्व का भूगोल, ये प्रमुख टॉपिक हो जाते हैं हम। और अन्य पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि एक जो टॉपिक है वो है जनसंख्या का टॉपिक है, वैश्विक जनसंख्या का एक तरीके से वितरण, वैश्विक जनसंख्या का वितरण करके एक टॉपिक है। तो उसमें आप वितरण देख लेंगे कि किस इलाके में कौन कौन सी जनसंख्या रहती है। जैसे ये नॉर्थ हेमीस्फीयर है और ये साउथ हेमीस्फीयर है, तो कहाँ पे जनसंख्या रहती है, जनसंख्या के हिसाब से किन देशों का क्रम कैसे कैसे आता है, ये आप देख लेंगे। कई बार जनसंख्या वितरण पे सवाल आ जाते हैं, लेकिन वो काम जब है जब हम बाकी के जो टॉपिक हैं वो कर चुके हैं। अच्छा, कई लोग यहाँ पे एक सवाल उठाएंगे, कई लोग सवाल क्या उठाएंगे कि सर जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, इकोनॉमी वाला पोर्शन जो इंडिया की इकोनॉमी पूछी जाती है उसका क्या करें। भाई मैं इकोनॉमी को ज़्यादातर स्किप करने का बोलता हूँ, बिकॉज इकोनॉमी में 2-3 क्वेश्चन आते हैं या फिर 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके लिए आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और वो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि हमको हवा नहीं लगेगी। और उसके लिए फिर भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आप पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है तो। उससे बेहतर मुझे कोई रिसोर्सेज नहीं लगते उसके लिए। करंट अफेयर्स के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी छमाही पत्रिका आप ले आइए 6 मंथ्स की। और जैसे एग्ज़ाम सितंबर में है तो आप अगस्त तक का आप पढ़ सकते हो, अगस्त के मिड तक का आप पढ़ सकते हो, वहाँ तक के सवाल पूछे जाते हैं। जनवरी से लेके और अगस्त तक का ये जो 8 मंथ्स का जो ये करंट अफेयर्स है, ये आप पढ़ सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पे ये सभी बातें हमने जीके के पेपर के लिए करी हैं कि जीके में क्या क्या और कहाँ से पूछा जाता है, क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जितने भी टॉपिक हैं इनका आप ज़रूर रिवीजन करके जाएं, और अपना स्कोर आप बूस्ट कर सकते हैं इन टॉपिक्स के थ्रू। आगे आने वाली वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पे बात करते रहेंगे जो आपके लिए हमेशा लाभकारी रहेंगे। और अपना अल्टीमेट गोल यही रहा है कि क्लियर कट, बिना टाइम इधर उधर गवाए, और आपसे बिल्कुल काम की बातें करी जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के लिए और डिस्कस करते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हों या कुछ हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यदि आपको ये चैनल लाभान्वित करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।